तो भैया स्टार्ट करते हम लोग हैं। मेथिल एल्कोहल पिछले टर्म हम लोग का खत्म हो चुका था। अब एथिल एल्कोहल बनाने सीखना है, लेकिन एथिल एल्कोहल बनाने से पहले कुछ प्रोसेस को जानना होता है कि उसमें किण्वन की प्रोसेस आती है। कौन सी प्रोसेस आती है? किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। तो किण्वन विधि है क्या चीज? एंजाइम कुछ प्रयुक्त होते हैं। एंजाइम क्या चीज है, इनके बारे में जाना जाएगा एक एक करके। तो हेडिंग लिखो सबसे पहले किण्वन। किण्वन, किण्वन क्या है या किसे कहते हैं? किण्वन इसको पढ़ते हैं, हालांकि प्रोनाउंसिएट करते समय किण्वन लिखा जाता है किण्वन। किण्वन क्या है चलो जानते हैं जी। ये जानते हैं सूक्ष्म जीवाणु, नाम से ही स्पष्ट है कीड़ा। नाम से स्पष्ट क्या है? कीड़ा। यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को किस में बदल दिया जाए? सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाए। अब जटिल कार्बनिक यौगिक जैसा समझ लो आलू है। आलू की बात करते हैं। आलू पूरा रखा हुआ है लंबे समय तक, आलू कड़ा होता है, लेकिन आलू पूरा ऐसे गंजा पड़ा है, तुम हाथों से ऐसे आलू को ढकेल रहे हो, इकट्ठा करो, एक बार किसी आलू में उंगली घुस गई, एक बायग, घुसने के बाद कैसा महसूस होता है? तो वहां पर इसका साफ साफ मतलब है कि वो आलू पूरा सड़ चुका था और उसमें छोटे छोटे कीटाणु रेंगते हुए तुम्हें बाहर दिखाई देंगे आसानी से। वही प्रोसेस है किण्वन। और चलो और प्रोसेस समझाते हैं। घर में चूहा अगर डेथ कर गया है, ना खोज कर निकालो तो क्या वो चूहा सूख जाएगा? नहीं, उस चूहे में ऑटोमेटिक सफेद सफेद कलर के जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे और जो उस चूहे को पूरा खा करके केवल उसकी हड्डी छोड़ेंगे। मामला समझ में आ रहा है? सुबह शाम को दही हम बैठाते हैं, दूध जोरन डालकर, जमाव डालकर, सुबह दही निकलती एकदम ताजा ताजा खाने के लिए। वाह क्या मस्त दही लग रही है। लेकिन वह दही भी क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं का खेल है जो दूध को किसमें बदल दी? दही में। अब जाड़े का समय आ रहा है, हम लोग के तो छोटे छोटे बाल हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन जिनके लंबे लंबे बाल हैं उनकी बातें समस्या है। बाल नहीं धुलेंगे, ठंडी में नहाएंगे नहीं, फुहर जैसा रहेंगे, तो मैं कहां पड़ जाएंगे? जू पड़ जाएंगे। ये भी क्रिया किसकी है भैया? किण्वन की है। अब गांव के लोग कहते हैं बिलुआ पड़ गया है, तो वही जू पड़ जाएंगे, लीख पड़ जाएगा, ढील पड़ जाएगा चारों तरफ से। ये सब किण्वन की प्रक्रिया है जी। भोजन बनाकर रख दो, कुछ समय सड़ जाए, वह किण्वन की प्रक्रिया है। तो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जब कभी भी जटिल कार्बनिक यौगिक को किस में कन्वर्ट किया जाए लल्ला? सरल कार्बनिक यौगिक में बदला जाए, तो इस बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? हमें किण्वन की क्रिया कहते हैं। और उसमें जो छोटे छोटे जो जीवाणु भाग लेते हैं उस क्रिया में, उसे कीड़ाव कहते हैं। क्या कहते हैं? कीड़ाव। यानी कीड़े, कीड़ाव चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कीड़ाव कहते हैं। बातें समझ में आ गई? चलो लिखा जाए फटाफट भैया। देखो देखो सूक्ष्म नहीं, थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ा गया। वे जटिल सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, देखो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने की क्रिया, परिवर्तित करने की क्रिया, जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में, सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने की क्रिया, परिवर्तित करने की क्रिया किण्वन की क्रिया कहलाती है। किण्वन की क्रिया कहलाती है। कहलाती है। सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने की क्रिया किण्वन की क्रिया कहलाती है। हो गया। तथा इस क्रिया में जो सूक्ष्म जीवाणु भाग लेते हैं, तथा इस क्रिया में जो सूक्ष्म जीवाणु भाग लेते हैं उसे कीड़ाव कहते हैं।
अतः इस क्रिया में जो सूक्ष्म जीवाणु भाग लेते हैं उसे किड़व कहते हैं। जो सूक्ष्म जीवाणु भाग लेते हैं उसे किड़व कहते हैं। हो गया, किड़व कहते। अब आगे जाना जाएगा। एक बात समझना, जैसे लिखो, जैसे दूध से दही का बनना, जैसे दूध से दही का बनना, मरे हुए जंतुओं में, मरे हुए जंतुओं का सड़ना, और क्या लिख सकते हो भैया, जैसे अगर खाद्य पदार्थ को रख दिए लंबे समय तक उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं ना, पड़ जाते हैं कीड़े। तो ये सारी की सारी प्रोसेस ही किसके अंतर्गत आती है लल्ला? किड़वन। जू का पड़ना किड़वन है। दांत न माजोगे तो दांतों से जो बदबू आने लगती है, कीड़े पड़ जाएंगे, वो भी एक प्रकार का क्या है? किड़वन है। प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? ये सब कुछ सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? किड़वन के अंतर्गत आ जाती हैं जी। कोई दिक्कत? अब इस क्रिया को होने के लिए कुछ शर्तें हैं। हेडिंग लिखो, किड़वन की शर्तें। किड़वन की शर्तें। तुम लोगों को बताइए, खत्म नहीं होगा है? किड़वन की क्या हुआ? किड़वन की शर्तें क्या क्या शर्त है जी? अच्छा एक बात बताना, जो दही जमाने के लिए जब दूध रखते हैं तो क्या दुहने के बाद तुरंत जोरन डाल दिया जाता है? डालेंगे जमेगा नहीं। हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं कहतरी में रखकर, बर्तन में गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जब खौल लाता है क्या तभी डाल देते हैं जोरन? तभी भी नहीं जमेगा। अगर खौलते हुए में देखो, दूध अगर दूह कर निकाला गया है, गर्म नहीं किया गया है, और उसमें अगर जमाव डाल देंगे, निजोरन डाल देंगे जमने के लिए, तो नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि लैक्टोज नामक जो जीवाणु होते हैं वो दूध में पाए जाते हैं, और लैक्टोज बैसिलियस पाए जाते हैं किसमें? हमारे दही में। ये आपस में भिड़ जाएंगे, युद्ध छिड़ जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जो जमने नहीं देगा। आधा जमेगा, कुछ मात्रा में जमेगा, हो सकता है दूध भी बिगड़ सकता है। इसलिए दूध को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और कुछ लोग एकदम लाल गर्म कर देते हैं बेहतर जमाने के लिए। तो दूध के जो जीवाणु होते हैं वो गर्म होकर खत्म जब हो जाते हैं धीरे धीरे, तब उसके बाद उसमें हम गर्म दूध में, अब पूरा गर्म है, पूरा धुआं निकल रहा है तेजी से, अब उसमें तुरंत जमाव अगर डाल देंगे जोरन दही, ये जो जीवाणु लैक्टोबैसिलिस जो दही के जा रहे हैं, ये बेचारे तड़प तड़प के उसमें मर जाएंगे। दूध पूरा गर्म, उसमें गर्म दूध में दही डाल दिए जमने के लिए थोड़ी सी, एक चम्मच, तो तड़प तड़प के मर जाएंगे कि बचेंगे? तभी भी नहीं जमेगा। पता चलेगा जब सुबह तुम ढूंढने जाओगे तो दही इतना सा बीच में जमा होगा, बाकी सब दूध है बचा होगा, नहीं जमा हुआ रहेगा। इसलिए दूध को एकदम ठंडा भी नहीं करते हैं, एकदम ठंडा में भी जमाएंगे तभी भी नहीं जमेगा। हल्का सा सी गर्म होता है, यानी ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए, जिसको कहा जाता है, ठीक है ना? ये रूम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री के मध्य होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया तो भी नहीं जमेगा, और इससे अधिक भी हो गया तो भी नहीं जमेगा। तो पहली शर्त क्या है? ताप 25 से 35 डिग्री होना चाहिए। लिखो, ताप 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। दूसरा नंबर लिखो, विलयन तनु होना चाहिए। विलयन तनु होना चाहिए। एक बात बताना भैया, तनु का मतलब समझ में आ रहा है ना? तनु का मतलब हल्का,
गाढ़ा नहीं, जो दूध दुहा जाता है, जो पहली बार जो दूध दुहा जाए भैंस या गाय का, क्या उस दूध की दही जमाई जा सकती है? नहीं जमाई जा सकती। क्यों? क्योंकि वह गाढ़ा होता है। अरे जिसको क्या बोलते हैं लोग, बन जाता है, वो इनर जमाया जाता है। फेनोस बोला इनर जमाया जाता है, उसमें चाहकर भी हम अगर दही जमाना चाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि वो कैसा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, सांद्र है। तो किण्वन की क्रिया होने के लिए विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? ये भैया अचार में क्या जल्दी से कीड़े पड़ते हैं क्या? अचार देखो, मुंह में पानी ना आ जाए अचार सुनकर, नहीं आने वाला है। अचार में जल्दी से कीड़े नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसी अचार को हाथ में पानी लगा के एक बार छू लो, सड़ने लगेगा। पानी जाते ही विलयन कहीं ना कहीं जहां टच होगा वहां पे तनु हो जाएगा, और जैसे ही तनु होगा उसके बाद वह प्रोसेस उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? और वह प्रोसेस स्टार्ट विकृत गंधता से फिर सड़ेगा, फिर फफूंदी आएगा, फिर उसके बाद कीड़े पड़ जाएंगे, मामला सड़कर खत्म हो जाएगा। तो विलयन तनु होगा तो ही चीजें होंगी। अगर विलयन गाढ़ा है तो उसमें नहीं, सिरा, जो सिरा होता है, सिर का, लौंगलत्ते का सिरका हो गया, सिरा हो गया, क्या यह सड़ता है आसानी से? 2-4 दिनों में बदबू दे देता है क्या? नहीं। लेकिन अगर वह हल्का सा सिरा बनाया गया हो, गाढ़ा ना बनाया गया हो, पानी नुमा बनाया गया हो, देखो 2 दिन में ही मिठाई महकने लगेगी। गर्मी चाहे ठंडी किसी भी मौसम में, अगर हम बात करें जो गांव घरों पर जो मिठाइयां बनाई जाती हैं वो उतना गाढ़े तरीके से नहीं बनाए, फीका सिरा बनाया जाता है ताकि तुरंत आया तुरंत निकल जाए मामला। दुकानों पे चले जाओ, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक लोग रखे रह जाते हैं, नहीं सड़ा सड़ा कर सड़ी। तो जो सांद्र विलयन है, तो सांद्र विलयन में किण्वन की क्रिया नहीं होती है। लिखो अगला नंबर, विलयन तनु होना चाहिए, हो गया अगला नंबर। दूसरा, तीसरा लिखो। अब जानते हो सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज को किण्वन होने के लिए नाइट्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। देखो फ्रीज में रख देते हैं, क्या चीजें सड़ती हैं? ठंडा टेम्परेचर हो गया, सड़ेगा ही नहीं, टेम्परेचर से नीचे आ गया। या फिर किसी चीज को हम बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, वही टोस्ट देखो, टोस्ट में कीड़े पड़ेंगे क्या? वही पावरोटी हो, ब्रेड, नमी की मौजूदगी है, ऑक्सीजन आएगा, क्रिया करेगा, उस पर विकृत गंधता होगी, फफूंदी लगेगी, कवक लगेगा, फिर उसके बाद सड़ जाएगा, मामला खत्म। लेकिन टोस्ट हवा न लगे तो लंबे समय तक वो बचा रह सकता है। कारण क्या है? कारण ये है को जला दिया गया काफी टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, और उसमें नमी की मात्रा नहीं है। लेकिन उसी टोस्ट को अगर वायुमंडल में बाहर रख दें तो किसकी उपस्थिति हो जाएगी? नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वो क्या करने लगेगा? सड़ने। देखो अगला नंबर, किण्वन की क्रिया के लिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, किण्वन की क्रिया के लिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य होती है। किण्वन की क्रिया के लिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य होती है। किण्वन की क्रिया के लिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगला नंबर बताया गया। अब देखो जी, ये जो कीड़े पड़ते हैं उन कीड़े में पाया क्या जाता है, होता क्या वास्तव में? तो उनको एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम कहा जाएगा। एंजाइम क्या चीज है उसको जानेंगे और समझेंगे। हेडिंग लिखो एंजाइम। इन कीड़ों में जो पाया जा रहा है उसी की बात की जा रही है। एंजाइम, जो सूक्ष्म जीवाणु दही में, अब तुम लोग कहते हो कि नॉनवेज हैं, हम नॉनवेज, अरे वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, दही लपेट रहे हो, दही में जीवाणु नहीं है, लाभदायक है, लपेट दिए पता नहीं कितने जीवाणुओं के एक बेर दही में, टोटल मामला खत्म हो गया। ये भैया एंजाइम क्या है? तो ये नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। किससे? नाइट्रोजन से। और इसका अणुभार क्या होता है? बहुत अधिक होता है। सुनो ध्यान से मुस्ताक, क्या बातें हो रही है। यह नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और किससे मिलकर बना भैया? नाइट्रोजन से। और इसका अणुभार कैसा है? उच्च है। तो सीधी सीधी परिभाषा है, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक है। मतलब इनका अणुभार 10, 20, 40, 50 नहीं होता है, 500, 1000 से ऊपर ही अणुभार होगा, जोड़ने पर आएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि एंजाइम जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखो
एंजाइम नाइट्रोजन युक्त ऐसे लिखो, नाइट्रोजन युक्त उच्च अणु भार वाले, नाइट्रोजन युक्त उच्च अणु भार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक को, नाइट्रोजन युक्त उच्च अणु भार वाले नाइट्रोजन युक्त उच्च अणु भार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक को नाइट्रोजन युक्त उच्च अणु भार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक को एंजाइम कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। उच्च अणु भार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त उच्च अणु भार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक को एंजाइम कहते हैं। जैसे, कैसे, जैसे इनवर्टेज, देखो फटाफट, इनवर्टेज, जाइमेज, माल्टेज, लाइपेज, डायस्टेज, ईटीसी इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं? एंजाइम हैं। यहां से ही परिभाषा पूछी जाती है कि एंजाइम किसे कहते हैं, या फिर पूछा जा सकता है किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन क्या है। अब इसी प्रोसेस से हम लोग एथिल एल्कोहल का भी निर्माण करते हैं, इसीलिए पहले यह जानना जरूरी था कि क्या चीज होता है एंजाइम और क्या चीज होता है किण्वन। ठीक है ना, अब जान लिए। अब शुरुआत किसकी करेंगे हम लोग? एथिल एल्कोहल की। क्लीन किया जाए। मेन हेडिंग अब लिखी जाएगी लल्ला हम लोगों की, डोंट बतियाएंगे, और हेडिंग लिखेंगे फटाफट, एथिल एल्कोहल, या हम इसी को कहते हैं, क्या हो गया, ये क्यों मिसकल दे रहा है, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। पहली हेडिंग है सूत्र C2H5OH। चलो तुम लोग आज अमीर बनने की कला बताते हैं। अणु भार M इज इक्वल टू 12 गुणते 2, लाइट कम हो चुकी है क्या, 12 गुणते 2 प्लस 1 गुणते 6 प्लस 16, हाइड्रोजन 6 तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई 12 दूना 24, 6 प्लस 16, 24 6 30, 46 46। M इज इक्वल टू तीसरी नंबर संरचना, संरचना HCHO सिंगल बॉन्ड H। फिर अगली हेडिंग बनाने, क्या लिख दी हम, बनाने की विधि। फटाफट इतना उतारो, आगे प्रोसेस करते हैं हम लोग। जल्दी करो लल्ला। कैसे बनेगा? बनाने की विधि में पहली हेडिंग प्रयोगशाला विधि, बनाने की विधि में पहली हेडिंग प्रयोगशाला विधि द्वारा, विधि द्वारा। चित्र नहीं है इसमें, अच्छी बात है। प्रयोगशाला विधि में कैसे बनेगा सुनो जी, ये रहा C2H5Br, C2H5Br की क्रिया, C2H5 हम चाहे Cl ले ले, लो जी, हम अभिक्रिया करा दें NaOH से, चाहे AgOH से, या फिर करा दिया जाए यहां पर भी सेम वही बात है NaOH से। अगर हम क्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, तो होगा क्या सुनो, यह तीनों की तीनों ही प्रोसेस प्रयोगशाला विधि ही है।
यानी एल्किल हैलाइड, एथिल हैलाइड कोई भी हो, यहां पर ClBr और F की क्रिया NaOH से करा दे, ClBr F की क्रिया AgOH से करा दे। देखो हमने यहां पर इसको चेंज कर दिया, Br की जगह क्या कर दिया Cl। अब चारों लिखे बदल बदल कर, कोई जरूरी है? बस इतना जानो कि यहां पर X की जगह दोनों मान कुछ भी हो सकता है, चारों में से ClBr और F, और क्रिया NaOH से कराएं या फिर AgOH से कराएं, क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल। अरे ये भी लिखना नहीं, प्रयोगशाला में लिख दिए हो क्या? चलो ठीक है, नोट लिखवाते हैं। जो यहाँ पे लिखे थे ना अणुभार सूत्र वगैरह, उधर जगह थोड़ी सी बची होगी, उसी जगह में नोट हल्का से लिखवाना। एक नोट है 12 का नोट। Na किसके साथ निकल जाएगा? Br के साथ। Ag किसके साथ निकल जाएंगे? Br के साथ। Na किसके साथ निकल जाएगा? Cl के साथ। तो C2H5 क्या दिख रहा है? C2H5OH और प्लस NaBr, यहां पर भी निकल जाएगा C2H5OH और प्लस क्या निकल जाएगा? AgBr, और यहां पर क्या हो जाएगा? C2, हाँ AgBr, अरविंद सर जी जैसे C2H5OH प्लस अरविंद सर जी, धना सर जी, सुरेश सर जी, है ना? हाँ चलो जी आगे बात करते हैं। अब हंस लिए, अब पढ़ लेते हैं इसको। क्या अगर यहां पे आई रहता तब सही रहता ना, आई रहता तब सही रहता। ये जी आई, लेकिन नहीं, हटाते मिटा देते हैं Br, मामला सही हो गया। ठीक है, ये भैया हम लोग बात करते हैं परिभाषा की, क्या कहा जाएगा जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया। अब परिभाषा देखो हम एक की लिखवाएंगे, पेपर में इसका पूछ दिया चाहे इसका पूछ दिया, नहीं लिख लोगे क्या? हम एक की परिभाषा की, बाकी एग्जांपल सेम है जी, बदल बदल कर चीजें हम हो गई। अब जैसे क्या हो गया कि तुमको हम एक ही परिभाषा लिखा दे, एक ही एग्जांपल, ये भी आगे सर जी ये तो प्रयोगशाला विधि आपने नहीं लिखाया था, इसलिए हमने करा दिया। यहां पे x का मान कुछ भी बदल कर रख सकते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड, इसको क्या कहते हैं? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की विक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है? इस्माल एथिल और OH से क्या कहलाएगा? एल्कोहल, एल्कोहल बनाता है। परिभाषा लिख लेते फिर नोट लिखा देते हैं, जो साइड में जगह बची थी तुम लोगों की वहां पर। देखो जैसे यहां पे जगह बची है ना दो जी, यहां पर हमने ये लिखा है, इधर जो जगह बची है इसी जगह में इतने में नोट हो जाएगा। ठीक है, लिखो परिभाषा पहले इसकी। देखो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता। सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। हो गया चश्मा, उतार लो रिएक्शन। यहां पे दिखाई नहीं दे रहा था लाइट चमकने के कारण, ये C2H5Br ही है, C2H5Br, C2H5Br उतार लो टोटल। लल्ला सुनो, जो यहां पर हम लोग अणुभार सूत्र लिखे थे ना, उसके जगह में कहीं साइड होगी, हेडिंग के नीचे ही थोड़ी सी एक जगह नोट लिख लो बनाकर, छूट गया था पहले से। जो हमने लिखवाया अणुभार सूत्र बनाया है उसके जगह में साइड जो जगह बची है वहां पे साइड में नोट लिख लो। नोट क्या लिखना है जान लो, पहले सुन लेते हैं। यह जो एथिल एल्कोहल है ना, इसको साधारण तौर पे हम शराब कहते हैं, हम लोग हैं क्या कहते हैं? सामान्य तौर पर शराब कहते हैं। तो एथिल एल्कोहल को सामान्यतः शराब कहा जाता है। इतनी बात हो गई। यह एथिल एल्कोहल सभी प्रकार के एल्कोहलों का एक स्रोत है, मुख्य रूप से इसी से सभी एल्कोहल बनाए जाते हैं मुख्यतः। तो सभी प्रकार के एल्कोहलों का यह मुख्य स्रोत है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है।
स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। किसको? C2H5OH। कभी कभी पेपर में आ जाता है। स्पिरिट ऑफ वाइन है निम्न में से C2H5OH, CH3OH, C4H, मतलब दे दिएगा 3-4 एल्कोहल। तो ये जानते रहो स्पिरिट ऑफ वाइन किसको कहते हैं? एथिल एल्कोहल को। कारण पूछ लिया जाए तो कारण क्या कहोगे? एथिल एल्कोहल ही सभी प्रकार के एल्कोहलों का क्या है? मुख्य स्रोत है। अब आगे चलते हैं। यह एक और नाम से इसको जाना जाता है। पहला हुआ एथिल एल्कोहल, दूसरा नाम एथेनॉल, तीसरा नाम क्या हुआ इसका? स्पिरिट ऑफ वाइन, चौथा नाम हुआ शराब। ठीक है ना, शराब हो गया। और पांचवा जो नाम बनेगा, आगे जो नाम बनेगा, यह बनाया जाता है अनाज से। किसके द्वारा बनता है? अनाज के द्वारा, फलों के द्वारा, अंगूर से, महुआ भी कहते हैं लोग। ठीक है ना, तो अनाज, अंगूर और फलों से बनाए जाने के कारण, अनाज और फलों से बनाए जाने के कारण एथिल एल्कोहल को ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। कौन सा? ग्रेन एल्कोहल भी कहा जाता है। बात समझ आई? ये इतनी बात लिखनी है नोट में, वही जहां हेडिंग लिखवाए, हेडिंग के नीचे या बगल में कहीं जगह बची होगी वहीं पर लिख लो। समझ में बात आ गई? क्लियर है ना? चलो लिखा जाए भैया, बोला जाए। देखो, एथिल एल्कोहल को सामान्यतः, एथिल एल्कोहल को सामान्यतः शराब कहते हैं। एथिल एल्कोहल को सामान्यतः शराब कहते हैं, सामान्यतः शराब कहते हैं। हो गया? यह एथिल एल्कोहल, यह एथिल एल्कोहल सभी प्रकार के एल्कोहलों का मुख्य स्रोत है। एथिल एल्कोहल सभी प्रकार के एल्कोहलों का मुख्य स्रोत है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। एथिल एल्कोहल सभी प्रकार के एल्कोहलों का मुख्य स्रोत है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखो, एथिल एल्कोहल अनाज, एथिल एल्कोहल अनाज तथा तथा फलों से बनाया जाता है। एथिल एल्कोहल अनाज तथा फलों से बनाए जाने के कारण, एथिल एल्कोहल, थोड़ा सेंटेंस बना लेना, एथिल एल्कोहल को अनाज, एथिल एल्कोहल को अनाज तथा फलों से बनाए जाने के कारण, एथिल एल्कोहल को अनाज तथा फलों से बनाए जाने के कारण इसे ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। इसे ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। ग्रीन नहीं, ग्रे। अरे ये क्या लिख दिया? ओहो, ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। ग्रीन नहीं लिख जाए, ग्रीन लिख दिए थे हम। ग्रेन एल्कोहल कहते हैं, सॉरी गलत हो गया था, ग्रेन एल्कोहल कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो भैया आगे बात समझते हैं जी। अब प्रयोगशाला विधि, बातें समझ में आ गई? पेपर में आ सकता है ग्रेन एल्कोहल है C2H5OH, क्यों है? फल और अनाज से बनाए जाने के कारण। स्पिरिट ऑफ वाइन क्यों है नाम इसका? सभी प्रकार के अल्कोहलों का यह मुख्य क्या है? स्रोत है। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, शराब क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्सर लोग उसी को पीते हैं। शराब के पीछे एक स्टोरी पता है ना? क्या स्टोरी है? सब शराब को सबसे पहले कहां बनाया गया था? एक कहानी, चलो मिटाते मिटाते बताते हैं। जंगलों में बनाया गया। कहां बनाया गया? जंगलों में। और जंगलों में बनाए जाने के कारण, जब बनाया जा रहा था तो बहुत बड़ा कराहा था, कराहा बहुत बड़ा बर्तन था जिसमें बनाया जा रहा था। अब बनाने वाला व्यक्ति बनाकर चला गया, छोड़कर उसी में तब तक खौले, तब तक वो आए, यह सोचकर। जब चला गया तो हुआ क्या कि वहां पे एक पेड़ था, उसी पेड़ पर बैठा था एक कौवा। कौवा बैठा था, ठीक है ना, कोयल बैठी थी, बगल में कुत्ते घूम रहे थे और सुअर भी घूम रहे थे जंगली रात को। तो सबसे पहले क्या हुआ, उस शराब में कोयल जाकर गिर गई पहली, फिर बाद में कौवा जाकर गिरा,
तीसरी बार उसमें जाकर कुत्ता गिरा और लास्ट में जाकर सुअर गिर गया। और हुआ क्या कि तभी से एथिल अल्कोहल के अंदर इन चारों की आत्मा जाकर बस गई। जब चारों की आत्मा बस गई तो हुआ क्या कि जो पहला पैक मारता है आदमी, पहला पैक जब मारता है तो पहले पैक में उसके अंदर कोयल की आत्मा आती है। तो किसी से बताया बहुत मीठ मीठ बतियाएगा। अब लगेगा कि इससे मीठा आदमी बतियाने वाला इस धरती पर कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, मतलब मीठ मीठ बतियाएगा। जैसे दूसरा पैक मारेगा तो एक ही बात को रिपीट करने लगेगा। अभी बोला रहेगा कि कल हम लोग गए थे उधर, यहां अच्छा कल याद, कल हम लोग उधर यहां गए थे। कम से कम एक ही बात को 3-4 बार वो रिपीट करेगा, यानी उसके अंदर कौवे की आत्मा आ चुकी है। जब तीसरा पैक मारेगा तो फिर अपने पास किसी को रहने नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर कुत्ते की आत्मा समा जाती है। वो भौंकना शुरू कर देगा, उससे आदमी दूर भागेगा, कोई भी होगा, अब भाग जा भैया, इनकब चढ़ गई है, ठीक है, भौंकना शुरू कर देगा। और जब चौथा पैक मारेगा तो भैया उसको कोई और रास्ता नहीं दिखाई देगा, रास्ता सीधा रहेगा लेकिन उसको नलिया दिखाई देगी, सीधे यहाँ कचड़ा होगा, नाला नाली, उसी में जाएगा, मुड़ी गोद में लौट जाएगा, एकदम फट टन सके, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि अगर जो लौट गया कीचड़ में जाकर, समझ लो उसके अंदर सुअर की आत्मा समा गई। ये कहानी स्टोरी है एथिल अल्कोहल के पीछे की, ठीक है। तो चलो हम लोग बनाते हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि यानी उद्योगों में कैसे बनाया जाएगा। देखो, औद्योगिक विधि गांव का मत करो। औद्योगिक विधि में क्या होगा लल्ला, चलो देखते हैं। ये है स्टोरी औद्योगिक विधि की। H C ट्रिपल बॉन्ड C एकल बॉन्ड H, नाम एसीटिलीन। एसीटिलीन की क्रिया ये हम किसके साथ कराते हैं, जल के साथ, और यह अभिक्रिया होती है H2SO4 के प्रेजेंस में, HgSO4 के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब देखो H2O क्रिया करता है तो कुछ ऐसे करता है, H2OH, H उड़ के जाता है इस C से लगता है, OH उड़ के आके इस C से लग जाता है, और बीच में का एक बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा तभी तो जुड़ेगा ना, बीच में से एक बॉन्ड टूट जाता है, तो यह बचता है, देखो CH था, एक H जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, CH2। एक बॉन्ड टूट जाएगा बीच में से तो क्या बचेगा, द्विबंध। ट्रिपल बंध में से कितना बंध बचेगा, द्विबंध। यहां पर बचा CH, एक बॉन्ड की कमी है ना, देखो 2 और 1 हाइड्रोजन से 3, एक बॉन्ड की कमी, OH आकर जुड़ के एक बॉन्ड बना लेगा। याद करो हमने बताया इसका नाम, इतने को क्या कहते हैं, कई बार बता चुके हम, इतने को विनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाइल, और पीछे OH को एल्कोहल, तो विनाइल एल्कोहल बना, विनाइल एल्कोहल। आइए, विनाइल एल्कोहल सबको पता है कैसा होता है, अस्थाई होता है, अपने आप बदलता ही H उड़ के इसके पास आ जाता है और यह बॉन्ड टूट जाता है और टूटकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। जब यह यहां पर आएगा तो यह हो जाएगा CH3, और CH3 से क्या बन जाएगा लल्ला, यह CHO, CH3 CHO हो जाएगा। देखो बन गया कि नहीं बन गया, एल्डिहाइड बन गया ना। अब इस बने हुए एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करा दी जाती है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अपचयन करा दिया जाता है H2 से क्रिया Pt की उपस्थिति में। जब कराते हैं तो कुछ नहीं, एक H जाता है और आक्रमण करके कुछ ऐसे इसको बना देता है CH3 CH2OH। अब कोई सही कैसे बन गया यह, एथिल अल्कोहल यहां पे बना, और यह क्या है, एसीटल्डिहाइड। चलो देख लेते कैसे बना। यह CH3 C एकल बॉन्ड H और द्विबंध था OH। हुआ कुछ नहीं, H2 का एक H इस बॉन्ड को तोड़ा, जाकर यहां पर लग गया OH, H2 से एक H O से लग गया, कार्बन को एक बंध की कमी, एक आकर H यहां पर लग गया, क्या बन गया जी, CH3 CH2OH बना। जोड़ दोगे तो C2H5, देखो यह CH3 CH2 और क्या लग गया, OH बन गया ना। तो एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि में क्या दिख रहा है तुमको, आसान बिल्कुल है कि जब एसिटिलीन की क्रिया जल के साथ, परिभाषा सुनो, जब एसिटिलीन की क्रिया जल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा मर्क्यूरस सल्फेट की उपस्थिति में
60 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो विनाइल एल्कोहल प्राप्त होता है, जो अस्थायी होने के कारण एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता, जिसका पीटी की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एथिल एल्कोहल बना लेता। क्लियर है ना? चलो परिभाषा लिखते हैं। देखो, जब एसिटिलीन की क्रिया जल के साथ, जब एसिटिलीन की क्रिया जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल तथा मर्क्यूरस सल्फेट की उपस्थिति में, जब एसिटिलीन की क्रिया जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल तथा मर्क्यूरस सल्फेट की उपस्थिति में, मर्क्यूरस सल्फेट की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो सल्फेट की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो विनाइल एल्कोहल प्राप्त होता है, विनाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो विनाइल एल्कोहल प्राप्त होता है, विनाइल एल्कोहल प्राप्त होता है, जो अस्थायी होने के कारण एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, जो अस्थायी होने के कारण एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता, जिसका अपचयन कराने पर, जिसका अपचयन प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर, जिसका अपचयन प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एथिल एल्कोहल बनाता है, जिसका एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका अपचयन प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है या बनाता है। रिएक्शन उतार लो। और वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, किण्वन विधि के द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण। हेडिंग लिखो। तीसरी, किण्वन विधि के द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण। ये भैया किण्वन विधि, अगर पेपर में देखो ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में किण्वन विधि के द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण कीजिए, तो किण्वन की दो विधियां हैं, दोनों में से कोई एक लिख दो। लेकिन अगर उस किण्वन में नाम दे दिया कि किसके द्वारा बनाना है, तो उसी के द्वारा तुम बनाओगे। फिर केवल किण्वन विधि दिया तो दोनों में से कोई एक बना लोगे। तो जैसे ए नंबर की अगर हम बात करें, ए नंबर की बात करें तो सिरका, गन्ने का, गन्ने के सिरका, उल्टा लिख दिए, सिरका के, उल्टा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हमारा दिमाग खराब हो गया। सिरका ऐसे लिखा जाएगा ना, सिरका के द्वारा, या इसी को हम कह दें सुक्रोज के द्वारा। ये बच्चा चलो, जल्दबाजी में हिंदी का उधर उधर हो जा रहा मामला। छोटा वाला बड़ा वाला हम लोग कोई स लगा देंगे, स तो स होता है, चाहे षटकोण स हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा सा। ये बच्चा आगे देखते हैं, सुक्रोज के द्वारा या गन्ने के सिरके के द्वारा कह दिया गया, तो गन्ने के सिरका सुक्रोज का फार्मूला सेम है, C12H22O11। चलो अब मजेदार स्टोरी सुनते हैं, समझते हैं, हिंदी भले गलत हो लेकिन फार्मूला सही होना चाहिए। सुक्रोज, जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाएगा, गन्ने के सिरके को पानी में सड़ाया जाएगा, गन्ने का सिरका या सुक्रोज को हम पानी में घोलेंगे, लेकिन एक एंजाइम की उपस्थिति रहेगी। अब देखो याद करने का तरीका बताते हैं, इसमें आएंगे आईजी साहब। कौन साहब? आईजी साहब।
आई फॉर इन्वर्टेज एंजाइम, कौन सी? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब सुक्रोज की क्रिया जल के साथ इन्वर्टेज एंजाइम को उपस्थिति में कराते हैं तो ग्लूकोज C6H12O6 बन जाता है। 2 अणु लगा देंगे, टूट गया जी। इसमें ग्लूकोज में समझना फिर से, 6 दूना के 12, 22 दो 24, 12 दूना के 24, 11 के 12, 6 दूना के 12, टूट गया ना। आज तो पूरा मामला इधर उधर हो गया, सब माइक खराब होकर। लिख लो, फिर से रिपीट कर देंगे परिभाषा एक बार, क्या करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं किण्वन विधि के द्वारा एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, एथिल एल्कोहल निर्माण विधि। किण्वन विधि 2 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि कौन सी है? गन्ने के सिरके के द्वारा या सुक्रोज के द्वारा बनाएंगे, और बी नंबर है स्टार्च के द्वारा बनाने की विधि है, ठीक है ना। तो ए नंबर की परिभाषा लिखेंगे, लिखो। जब सुक्रोज की क्रिया इन्वर्टेज एंजाइम को उपस्थिति में जल के साथ कराते हैं तो, जब सुक्रोज की क्रिया इन्वर्टेज एंजाइम को उपस्थिति में जल के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज प्राप्त होता है। प्राप्त ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, प्राप्त ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म करने पर, प्राप्त ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। 5 मिनट। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। क्या रिपीट कर देते हैं, सुन लो जी। ये सुक्रोज या गन्ने का सिरका, जिसको जल के साथ इन्वर्टेज एंजाइम, याद करने का शॉर्ट तरीका क्या आपने बताया? आईजी। गन्ने के सिरके में आईजी साहब को याद रखो, आई फॉर इन्वर्टेज, जी फॉर जाइमेज। एंजाइम भूल जाता है कि कौन से एंजाइम कब रहेगी कब नहीं रहेगी। तो जब सुक्रोज को जल अपघटन कराएंगे इन्वर्टेज एंजाइम में तो ग्लूकोज बनेगा, और उसी ग्लूकोज का जल अपघटन करा देंगे, गर्म करेंगे जाइमेज एंजाइम पर, तो एथिल एल्कोहल बना लेता है। कुछ नहीं। अगला नंबर स्टार्च के द्वारा थोड़ा सा बस बदलना है। हेडिंग लिखो, स्टार्च के द्वारा। बी नंबर है स्टार्च के
द्वारा, स्टार्च के द्वारा। पहले देख लो उसके बाद जी। स्टार्च का फार्मूला बचपन से सबको पता है, C6H10O5, O5 का होल का N। अब ये लड़के ऊपर देखो ना, C6H10O का 5N की क्रिया जल के साथ कराएंगे। स्टार्च के अणुओं की संख्या निश्चित नहीं होती है जी, तो जल की भी अणुओं की संख्या निश्चित नहीं होगी, कंफर्म है। स्टार्च के 2 अणु लिए जाएंगे और इसकी क्रिया याद रखना DMG की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में? DMG की उपस्थिति में होगा। उसमें आईजी साहब आ गए थे उस मीटिंग में, इस मीटिंग में कौन आएंगे? DMG आएंगे। D फॉर डायस्टेज, कौन सी एंजाइम हो जाएगी? डायस्टेज एंजाइम। जब स्टार्च की जल अपघटन, जब स्टार्च की क्रिया जल के साथ डायस्टेज एंजाइम को उपस्थिति में कराते हैं तो यह 6 दुना के 12 C12, यह 5 दुना के 10, 10 दू, अरे 10 दुना के 20, 20 दू 22 ना, 12 कैसे हो जाएगा? 22, 10 दुना के 20, 20 दू 22, 5 दुना 10, 10 और 1 11, ओ 11। अब दोनों के पीछे या नहीं तो आगे क्या लग जाएगा? है अगर 50-50 होगा तो यहाँ 50 लग जाएगा, मामला बराबर। इसको कहते हैं माल्टोज। इसका नाम क्या है? माल्टोज। याद रखना, माल्टोज और माल्टेज में बस थोड़ा सा अंतर है। माल्टेज एंजाइम है, लिखवाया गया अभी पीछे, ठीक। तो माल्टोज प्राप्त होता है और इसी प्राप्त माल्टोज का पुनः जल अपघटन कराते हैं, माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। M फॉर माल्टेज, D फॉर डायस्टेज। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज बनता है और प्राप्त ग्लूकोज का G फॉर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? एथिल एल्कोहल। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन से 2 नंबर की आती है, किण्वन विधि। और याद रख लो, परिभाषा सुन लो और खुद से लिखना है। कहां पर बच्चा? नहीं, यहां पर n का मामला खत्म, यहां पर आ जाएंगे ना हम लोग। n 50 होगा, जो होगा वो संख्या ली जाती है, तो आगे तो ना उसको बैलेंस करना है हमें, आगे आगे बढ़ा दिया अपना मामला। क्या कहेंगे? जब स्टार्च की क्रिया जल के साथ, परिभाषा सुनो, लिखना खुद से है। जब स्टार्च की क्रिया जल के साथ डायस्टेज एंजाइम को उपस्थिति में कराते हैं तो माल्टोज प्राप्त होता है। प्राप्त माल्टोज की क्रिया जल के साथ पुनः माल्टेज एंजाइम को उपस्थिति में कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है और जब ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम को उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कठिन है क्या? परिभाषा लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख लोगे और यूपी बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर का आता है या पेपर में कंफर्म होता है, कोई ना कोई एक किण्वन विधि का, किण्वन विधि तो दोनों में से कोई एक लिख देना, नाम ले लिया तो फिर जिसके द्वारा कहेगा उसी को बनाना है, उतार लो। और आज के लिए बस इतना ही।